हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। समर्थ प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। समर्थ प्रोग्राम जो रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेट करता है? क्या ये एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, एजुकेशन से, स्किलिंग से, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 5 सेकेंड्स मोर। चलिए देखिए, समर्थ प्रोग्राम वैसे कुछ टाइम पहले स्किलिंग को लेकर भी इस तरीके का प्रोग्राम आया था, और वो आया था टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्किलिंग को लेकर इस प्रोग्राम को लेकर आया गया था। अभी रिसेंटली जो न्यूज में था, ये था न्यूज में एक कोलैबोरेशन किया गया एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इन्होंने एक वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करी बायोमास यूज को लेकर, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एरिया से निकलने वाला जो वेस्ट है, जिसको हम स्टबल कहते हैं, उसको वेस्ट करने की बजाय या फिर पराली को जलाने की बजाय, कि क्यों ना उसका इस्तेमाल जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वहां पर जलाकर एनर्जी को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए किया जाए। ठीक है, तो क्या बायोमास का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में किया जा सकता है? तो इसको लेकर समर्थ प्रोग्राम जो था, इसको लेकर आया गया और एक वर्कशॉप भी इसके ऊपर की गई। इवन तो अगर आपने स्किलिंग भी आंसर किया, समर्थ करके आपकी एक स्कीम है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में स्किलिंग को लेकर, तो सी के अंदर भी आप 1 मार्क अपने आपको देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, तो जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए, एग्रीकल्चर एरिया और बायोमास एरिया को लेकर ये न्यूज में था। अब देखिए, जब भी समर्थ प्रोग्राम की बात होगी, अगर हम बात करें कि बायोमास को हम पावर प्लांट्स में कैसे यूज करेंगे, तो इससे आपको फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो देखिए, फार्मर्स जो अभी तक स्टबल को बर्न करते थे, जिससे कई बार उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाती थी, न्यूज़पेपर में भी आपने काफी बार आर्टिकल्स इस तरीके के देखे होंगे कि इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो इससे उनको इनकम का एक नया जरिया मिलेगा। और आप जानते हैं कि 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना, ये टारगेट रखा गया, वो भी हम आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। बायोमास का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकेगा, और जो पावर प्लांट्स है उनको भी आप बेहतर तरीके से यहाँ पर यूज कर पाएंगे। एट द सेम टाइम, जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, अदरवाइज क्या होता, पराली को जलाया जाता, एनवायरमेंट पोल्यूशन होता, वो भी कई हद तक, कुछ हद तक आप कह सकते हैं यहाँ तक रुक जाएगा, और कार्बन फुटप्रिंट जो देश का है वो यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकेगा। और वैसे भी हमने जो टारगेट 2070 का रखा है, कार्बन जीरो नेट, आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल होने का, कार्बन न्यूट्रल होने का, वो भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी लोगों के लिए प्रोड्यूस करी जा सकती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्योग्राफी एरिया से है। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? इज इट इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है। 3 एलिफेंट्स की यहाँ पर डेथ हुई, इस वजह से सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, फॉरेस्ट कंसर्न्स यहाँ पर अराइज हुए हैं। उड़ीसा के अंदर सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिंपली बी हो जाएगा आपका। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैप के ऊपर जरूर देखिएगा इसको। और क्योंकि ये सतकोसिया सेंचुरी आपकी न्यूज में है, तो जो भी आपका एटलस आपने लिया हुआ है उसके अंदर इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इट वाज इन न्यूज। सो चांसेस आर लाइकली कि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना कब था? सतकोसिया 1976 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसे दर्जा दिया गया था। उड़ीसा के अंदर लोकेट करता है। इट ऑल्सो कंप्राइजेस अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें आपको एक टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, जिसे कि 2007 के अंदर अनाउंस किया गया था। नाउ
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि महानदी को लेकर है, क्योंकि सतकोसिया न्यूज में था, महानदी के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स थी। पूछा गया महानदी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है उसमें से करेक्ट है। महानदी एक मेजर रिवर है जो कि ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया की एक मेजर रिवर है क्या? मे बी। महानदी जो है अपने हीराकुंड डैम के लिए जानी जाती है क्या? ये भी हो सकता है। क्या ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अंदर बहती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। वैसे महानदी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया है वैसे। चलिए, ये हिंट तो मैंने आपको दे दिया था कि क्योंकि उड़ीसा न्यूज में था, महानदी को भी हमने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया, तो मतलब उड़ीसा में ये लोकेट करती होगी। सो ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। यस, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में से बहती हुई ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाएगी। वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द पेनिनसुलर, अगर प्लेटू की बात करें, उड़ीसा आपका यहाँ पर है, तो इवेंचुअली ये जो आपकी नदी है, जो रिवर है, वो बे ऑफ बंगाल में ही जाएगी। इसके अरेबियन सी में जाने के चांसेस काफी कम होते हैं। ना महानदी अपने हीराकुंड डैम के लिए जानी जाती है। तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ वैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर आपको याद हो, हमने शिवनाथ के बारे में देखा था। ठीक है, मंड, ये भी इसके एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इब करके इसके एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ओंग करके है, तेल करके है और जोंक करके है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बे ऑफ बंगाल के अंदर ये मिलती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो बात कर रहा है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस इन द हाउस को लेकर, कि बताएं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है सदन के अंदर। सो एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी एमपी इन द कोर्ट, किसी भी एमपी के अगेंस्ट में एक्शन को शुरू किया जा सकता है क्या? सच अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, उन्हें इवेंचुअली डिलीट कर दिया जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से। मे बी। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। अभी रिसेंटली रूल 380 जो यूज किया जाता है उसकी बात करी गई थी यहाँ पर, और कुछ नए वर्ड्स जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर ऐड करे गए कि अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर जगह नहीं मिलेगी। अपोजिशन के लोग कह रहे हैं क्योंकि सरकार ये जानती है कि सरकार को क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसी वजह से वर्ड्स को ऐड किया गया है। सरकार ये कहती है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सदन के अंदर अच्छा नहीं है, और जो आम नागरिक जो इस तरीके की प्रोसेसिंग को देखते हैं, जो भी प्रोसीजर चल रहा होता है उसको देखते हैं, पार्लियामेंट को देखते हैं, तो उनके ऊपर भी इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा सकता, एक्शन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट इन द कोर्ट अगेंस्ट एमपी, लेकिन हाँ उनके द्वारा यूज किए गए जो शब्द होते हैं उनको डिलीट जरूर कर दिया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उनके अगेंस्ट में कार्रवाई क्यों नहीं करी जा सकती? बिकॉज अगर आप ध्यान दें, हम कुछ तरीके की इम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं एमपीज को जब वो सदन के अंदर होते हैं। सदन के अंदर अपनी बात रखने के लिए बहुत सारी इम्यूनिटीज उनको प्रोवाइड करी जाती है, ताकि हर एक शब्द को इस तरीके से नहीं कि वो किसी डर के अंदर कुछ शब्द को यूज ही ना कर पाए या अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये इम्यूनिटीज के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर बी होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री विच आर द ट्विन चैलेंजेस फॉर द कंट्री, हमारा जो देश है अभी कौन से ट्विन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कौन सी दोहरी चुनौती को फेस कर रहा है, आपको बताना इनमें से वो कौन सी है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। किस तरीके की चुनौती को हम फेस कर रहे हैं आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्विन चैलेंज दिया है, तो डेफिनेटली चैलेंज तो 2 ही होंगे, यहाँ पर 3 तो हो नहीं सकते। तो ये बात तो पक्की है कि तीनों तो आंसर नहीं होंगे, इनमें से कोई 2 ही होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव तो आप कॉमन सेंस को यूज करके हटा सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर अभी हम देश के अंदर देखें, इन्फ्लेशन ने ना ही सिर्फ इंडिया को, काफी सारे जो दूसरे देश हैं उनको भी परेशान करके रखा है, खासतौर पे अमेरिका को। तो इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा इशू हम फेस कर रहे हैं। दूसरा है ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा डेफिसिट दूसरे देशों के साथ बढ़ता जा रहा है, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, वो भी हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कही गई है कि जब रशिया यूक्रेन इशू हुआ उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो स्ट्रांगली यहां पर आपको खड़ी हुई दिखाई दी। रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, बिल्कुल रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, हालांकि इसे ट्विन चैलेंज के अंदर नहीं काउंट किया गया। अगर आप देखिए रिसेंटली $1 इज इक्वल टू, इसने अपना हाईएस्ट लेवल 80 रुपीज का टच किया था। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, लेकिन जब रुपी डेप्रिशिएट होता है इसके कुछ फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, तो इसे अभी ट्विन चैलेंज के अंदर काउंट नहीं किया गया। ऊपर के जो 2 एरियाज हैं उसको यहाँ पर ट्विन चैलेंज माना गया, दैट इज जो देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी कुछ आंकड़े दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम उसको देखेंगे। फिलहाल ये सब चीजें समझ लीजिएगा। डेटा जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री का वो ये कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है, क्योंकि अभी जून का
डेटा निकल कर आया है और ये ऑल टाइम हाई 26.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका था। और इसके अंदर इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट के कंपैरिजन में उतना कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो 2023 की सीरीज है इसे आप exam.netmock.com पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अपना शेड्यूल भी बनाए तो प्लीज़ डे वाइज अपना शेड्यूल बनाइएगा ताकि आपको पता हो कि हर दिन आपको कितना सिलेबस कवर करना है, हर वीक आपको कितना सिलेबस कवर करना है, हर मंथ आपको कितना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि अगर आप डेज में पीछे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वीक्स का भी सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे, और जब वीक्स का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे तो मंथ का नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम आपके सामने होगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। तो यहाँ पे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं जब आपको पहले ही पता चल जाए, 6 महीने 8 महीने पहले ही पता चल जाए कि जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और जब आपको पहले ही पता चल जाएगा तो आप जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उसे पढ़ना बंद कर देंगे। हो सकता है 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि पूरा सिलेबस अदरवाइज आपका कंप्लीट नहीं होगा। ज्यादा यूट्यूब देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि उतने ज्यादा वीडियोस भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले आपको बुक्स को कवर करना है। तो ये चीजें डेज, वीक, मंथ के अंदर इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको पहले ही एक आइडिया लग जाए कि कब कब आपको सिलेबस जो है वो कितना कितना कवर हो जाना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। 2 स्टेटमेंट देके आपसे सिंपली पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मेजर्स द गैप इन अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को लेकर है उसमें कितना गैप है। करंट अकाउंट ऑल्सो फैक्टर्स इन द पेमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल डिप्लॉयड ओवरसीज। करंट अकाउंट इस चीज को भी कंसिडर करता है कि डोमेस्टिक कैपिटल हमारा दूसरे देशों के अंदर कितना डिप्लॉय है और उससे कितना पेमेंट हो रहा है। अभी यहां पर 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, ये दोनों चीजों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक, ये देखता है कि आपने एक्सपेंडिचर कितना किया, आपकी अर्निंग कितनी हुई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर, और इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही काउंट करी जाती है। तो दोनों के एक तरीके के डिफरेंस को यहां पर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, ये मेजर करता है किस चीज को, कि कंट्री का ट्रेड कितना है दूसरी कंट्री के साथ। मतलब यहां पर हम इंपोर्ट कितना करें, एक्सपोर्ट कितना करें, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसके बारे में जानकारी यहां पर मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है हमारी, करेक्ट आंसर विल बी सी। यहां पर एक चीज़ और भी बताइए कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्यों है। देखिए बहुत बार जब आपका देखिए इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, या आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है, मतलब अनकंपेटिटिव एक्सपोर्ट होगा। मतलब लोग आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके एक्सपोर्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स दूसरे देश किसी दूसरे देशों से ही चीज़ें लेना पसंद करेंगे आपके कंपैरिजन में। जो चीज़ आप 100 रुपये की दे रहे हैं दूसरी कंट्री उसी को 80 रुपये की दे रही है, तो वो आपसे लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा एक्सचेंज रेट हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है और हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा, तो डेफिनेटली बाहर भी जब आप चीज़ें बेचोगे तो वो ज़्यादा पैसों की बेचोगे और इंपोर्ट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही आप यहाँ पर लोगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बात कर रहे हैं, 2 स्टेटमेंट को देखिए, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो एक्सप्रेशन है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। मे बी सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपनी कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स जो थी कुछ रिटायर्ड जजेस के द्वारा दी गई थी, और देवर लाइक मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर ये चीज़ दिखाई भी गई थी, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी। तो इवन व्हेन आई वाज वाचिंग इट लग ही रहा था कि कुछ इस तरीके का आ सकता है। और यहाँ पर मिस्टर ढींगड़ा जो दिल्ली हाई कोर्ट के आई थिंक रिटायर्ड जज थे, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ लोगों ने याचिका दायर करी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट में शुरू होनी चाहिए। खैर, एक्सप्रेशन की बात करें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। सुनने में लग सकता है कि कॉन्टेम्प्ट को कोर्ट काफी बार यूज भी करती है, ये आपने एक्सप्रेशन काफी बार सुना भी होगा, बट इट इज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट यस किसी भी व्यक्ति को अपनी कॉन्टेम्प्ट के लिए यहां पर पनिश कर सकती है। करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। 2 तरीके की कॉन्टेम्प्ट होती है यहाँ पर, एक कॉन्टेम्प्ट आपकी होती है सिविल और एक कॉन्टेम्प्ट आपकी होती है क्रिमिनल, और दोनों ही कॉन्टेम्प्ट के अंदर पनिश करने का काम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ एजी, अटॉर्नी जनरल का कॉन्टेम्प्ट के अंदर क्या रोल होता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल
मे ब्रिंग इन अ मोशन बिफोर द कोर्ट फॉर इनिशिएटिंग अ केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट को शुरुआत करने के लिए जो पूरी स्टार्टिंग की कार्यवाही होती है, जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, वो एजी और एसजी के द्वारा किया जाता है क्या? मे बी। इफ द मोशन इज ब्रॉट बाय एनी अदर पर्सन द कॉन्सेंट इन राइटिंग ऑफ एजी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई और व्यक्ति इस तरीके का मोशन, मतलब कॉन्टेम्प्ट का मोशन जो है सामने रखता है, तो उस केस के अंदर एजी का राइटिंग के अंदर इसके अंदर अप्रूवल और कॉन्सेंट जरूरी होती है। 10 सेकेंड्स सोचिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल न्यूज में भी काफी ज्यादा है। देखिए, कॉन्टेम्प्ट तो काफी सारी होंगी, काफी सारी क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि वो हर एक कॉन्टेम्प्ट को यहां पर देखे। तो एजी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है कि ये बिना मतलब की कॉन्टेम्प्ट है, ये बिना मतलब की कॉन्टेम्प्ट है, ये ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को पास ऑन कर दी जाती है। ये बिना मतलब की कॉन्टेम्प्ट है, ये ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को पास ऑन कर दी जाती है। तो एजी का जो काम है वो एक फिल्ट्रेशन के तरीके से होता है, ठीक है। तो वो यहां पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉन्टेम्प्ट जो है उसमें रैशनल है, लॉजिक है, और वो आगे पास ऑन करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को यहां पर कॉन्टेम्प्ट के बारे में बताना चाहे, तो यहां पर एजी जो है उनकी रिटर्न में कॉन्सेंट जरूरी होता है। तो एजी एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिस तरीके से एजी सुप्रीम कोर्ट के साथ काम कर रहे हैं, जो आपके अटॉर्नी जनरल है, उसी तरीके से जो आपके एजी स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल जो होते हैं, वो हाई कोर्ट के साथ इस तरीके का जो रिलेशनशिप है वो यहां पर रखते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है काला अजर इज स्प्रेड बाय। काला अजर किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है? बैट्स, सैंडफ्लाई, मॉस्किटो या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स सोचिए। काला अजर के कुछ केसेस जो थे वो सुनने को मिल रहे थे अभी न्यूज में, तो पूछा जा सकता है। देखिए, कुछ सैंड फ्लाइज होती हैं जो कि बताया गया कि ब्राउन इन कलर है एंड हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज। तो ऐसी सैंड फ्लाई जिनका कलर क्या है? ब्राउन है, उनकी बॉडी के ऊपर बाल भी है। दीज फ्लाइज आर इन्फेक्टेड, जो कि एक पैरासाइट होता है जिसे कहते हैं लेशमेनिया डोनोवनी। लिख देता हूं मैं यहां पर, लेशमेनिया डोनोवनी इस पैरासाइट से अफेक्टेड है, एंड दैट्स वाई ये सैंड फ्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल बताई जाती है काला अजर के लिए। नाउ यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक दिखा देता हूँ। सिम्टम्स क्या होते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर, नाइट स्वेट्स देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर कफ, वीकनेस जैसी कुछ प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। 2020 में देखा गया था मोर देन 90% ऑफ द न्यू केसेस जो थे, WHO ने बताया कि वो सिर्फ 10 कंट्रीज में से आ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया भी एक कंट्री थी। तो ये ऑफकोर्स हमारे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आईयूसीएन स्टेटस पूछ रहा है अफ्रीकन चीता को लेकर। अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स सोचिए। इंडिया के अंदर तो 70 साल पहले ही, अराउंड 70 ईयर्स बिफोर, ये जो चीता था इट गॉट एक्सटिंक्टेड, ठीक है। इसे रीइंट्रोड्यूस करने की बात करी गई थी। ईरान से हमने तब पहले बात करी थी कि वो हमें अपनी चीता प्रोवाइड करे, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर हमने अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ देखना शुरू किया कि ठीक है, एशियन चीता नहीं भी मिलेगा तो हम अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस कर देंगे। हमारे यहाँ पर एमपी के अंदर कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है, इसको ईयर मार्क भी किया गया कि अगर हम चीता को लेकर आएंगे तो ये बेस्ट जगह है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। फाइनली एक अफ्रीकन कंट्री ने इस चीज़ के लिए हमसे कोलैबोरेट किया है। आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यही है, आपको जो बताना है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है भारत के अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वल्नरेबल इज द करेक्ट आंसर। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 के अंदर ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे कूनो करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। With less than third of women, India is one of the lowest female labor force participation rates in the world. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो विमेन पार्टिसिपेशन है किसके अंदर? लेबर फोर्स के अंदर, वो काफ़ी कम है। इट इज़ लेस देन इवन 1/3, 1/3 से भी कम ये बताया जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी जो देश हैं जिसमें सबसे कम लेबर पार्टिसिपेशन पाया जाता है महिलाओं का, उसमें से एक हमारा देश है। 90% जो भारत के अंदर महिलाएं हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर उनको काम मिलता है। अब देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हैं। फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपका है, सोचिए क्या आंसर होगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, रिसेंटली इस तरीके का जो डेटा है वो आरबीआई के द्वारा लेकर आया गया, जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर कितनी महिलाएं जो है वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, या फिर कितना लेबर पार्टिसिपेशन महिलाओं का देखने को मिलता है। बेसिकली जो डेटा दिया गया वहां पर यह भी बताया गया कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हुआ है, खासतौर पे पेंडेमिक के बाद। पहले पेंडेमिक से पहले जो रेट हुआ करता था उससे वो गिरकर नीचे आ गया है। नाउ विद लेस देन थर्ड ऑफ विमेन, इंडिया जो है वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को देख रहा है क्या? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यस, ज़्यादातर महिलाएं जो है वो आपको
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहीं पे काम करते हुए मिलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं पेंडेमिक की, कोविड की भी, तो कोविड की वजह से भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है महिलाओं की तरफ से वो काफ़ी कम हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, जब कोविड हुआ था, जब ले ऑफ पीरियड शुरू हुआ था, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, तो वहाँ पर भी महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया गया था। मीन्स कि अगर किसी जगह पर 10 लोग काम करने वाले थे, जिसमें से मान लीजिए 7 मेल थे और 3 फीमेल्स थे, तो वहाँ पर ये एक टेंडेंसी देखने को मिली थी कि जो एम्प्लॉयर थे वो पहले फीमेल को फायर कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल्स जिनको फायर किया गया, जिनको जॉब से निकाला गया, वो दोबारा से काम पर नहीं आए। तभी यहाँ पर जो डेटा है वो ये बता रहा है कि पेंडेमिक से पहले के कंपैरिजन में अभी पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलेगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर इसको अंडरलाइन या इसको सर्कल में जरूर डालिएगा जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हु रैंक्स एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन दैट हाउस। तो लीडर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का होता है, बेसिकली उनके पास कम से कम 1/5 नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं तो टोटल हाउस का 1/5, 1/5 इतनी सीट्स उनके पास होनी चाहिए, ताकि उनकी पार्टी को अपोजिशन पार्टी और यहां पर जो उनके लीडर हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सके। हो सकता है 1977 के अंदर एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो थी वो दी गई थी लीडर ऑफ अपोजिशन को इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहली बार 1977 में ऐसा हुआ था क्या? मे बी। और क्या ऐसी रिकॉग्निशन दी भी गई है या फिर क्या कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है? ये भी हो सकता है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। क्या आंसर हो सकता है? देखिए, क्या हमारे हाउसेस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं? बिल्कुल, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में भी होते हैं, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर भी होते हैं। एंड अगर इन लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करी जाए, दे आर एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एंड अलाउंसेस जो कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाते हैं। तो इनकी सैलरी, इनकी फैसिलिटीज, अलाउंसेस जो होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के तरीके से ही होती है। पहले इस तरीके की पोजीशन ओरिजिनली जब हम बात करते हैं, जब 1952 की बात करें, तो ओरिजिनली ऐसी कोई भी स्टैचर, कोई भी ऐसा स्टेटस, कोई भी ऐसा पद नहीं बनाया गया था। लेकिन 1969 में ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस आगे 1977 में जाकर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। जब हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए, अपोजिशन पार्टी होने के लिए 1/10 सीट्स होना जरूरी है। तो 1/5 यहां पर जो दिया है वो नंबर गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। किसके बराबर इनकी सैलरी होती है? कैबिनेट मिनिस्टर। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी लिखते हैं शॉर्ट में, दे गेट द कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस, प्रोवाइड अ सीट इन फ्रंट रो इन द असेंबली हॉल। तो जो असेंबली हॉल होता है जिसमें जो रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी बैठे होते हैं, तो इनकी फ्रंट रो, जहां पे जैसे रूलिंग पार्टी में फ्रंट रो में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर बैठे होंगे। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन के अंदर फ्रंट रो में बैठे होते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जो कि ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी थी। इसको लेकर पूछा गया कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती है। क्या इसमें हाइड्रो पावर को इंक्लूड किया गया है, न्यूक्लियर को, रिन्यूएबल को? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की बात करें तो इट आइडेंटिफाइज वेरियस टाइप्स ऑफ पावर एज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑगमेंटिंग एनर्जी जनरेशन। मतलब यह है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो थर्मल पावर को भी कंसीडर करती है, हाइड्रो पावर को भी कंसीडर करती है, न्यूक्लियर एनर्जी और इवन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है इसको भी कंसीडर करती है, जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में किन किन एरिया से एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। अब देखिए ना, नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनेगी तो किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो नहीं। जितने भी अलग अलग वे आउट्स होंगे, जितने अलग अलग सोर्सेज होंगे, वहां से देखा जाएगा कि क्या यहाँ से एनर्जी जनरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी वजह से हाइड्रो पावर हो, न्यूक्लियर हो या फिर रिन्यूएबल हो, तीनों को इसमें कंसिडर किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। नाउ मेन अगर हम यहाँ पे कुछ एम्स या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो हमारी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है इसका मेन काम यही है कि क्लीन और सस्टेनेबल जनरेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे भी हमने टारगेट रखा है कि हम
कार्बन न्यूट्रल कब तक हो रहे हैं 2070 तक, और वैसे हमने ये टारगेट्स भी रखे हैं कि 50% हमारा एनर्जी जनरेशन बाय 2030 जो होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा। ये तभी हो पाएगा जब हम इस तरीके के रिन्यूएबल एरियाज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया माने जाते हैं उसे अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करें। जब तक उसे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में ऐड ही नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से एनर्जी जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑन एडिक्वेट एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि देखिए अभी जब हम बात करते थे कि जो भी कंपनीज है डिस्कॉम्स, आपने सुना हो कभी डिस्कॉम्स के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नुकसान इसी चीज में होता था कि जब वो ट्रांसमिशन करते थे तो ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स जिसको कहा जाता है जो लॉसेस में चल रहे हैं उनको रिवाइटलाइज करना, राइट, और यहाँ पर एफिशिएंट मार्केट्स को डेवलप करना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी नई पॉलिसीज के अंदर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टॉकहोम प्लस 50 को लेकर पूछ रहा है। स्टॉकहोम प्लस 50 इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्या यूएन के द्वारा, WTO के द्वारा, IMF के द्वारा या WHO के द्वारा? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली स्टॉकहोम प्लस 50 एक हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी इवेंट जो था उसे लेकर आया गया, जिसका मेन काम यही था कि हमें इंप्लीमेंट करना है डेकेड ऑफ एक्शन को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसे अचीव किया जा सके। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लेकिन इसे 2030 तक अचीव करना है, ये ध्यान रखिएगा, 2030 तक। तो इसी के लिए अब ये गोल किसके हैं? ये यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशन SDG भी इसे कहा जाता है। अब क्योंकि स्टॉकहोम प्लस 50 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो कि यूनाइटेड नेशंस के गोल है, तो डेफिनेटली इसे ऑर्गेनाइज भी किसके द्वारा किया गया होगा? UN के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17 CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव को लेकर है, जो कि इंडिया अफ्रीका के ऊपर है। ये कहां पर ऑर्गेनाइज करी गई है? न्यू दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु, गुरुग्राम या फिर नोएडा के अंदर? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स अफ्रीकन नेशन से आए हैं यहाँ पर इसके अंदर, जो 2 दिन का इन्वेस्टमेंट मीट था इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो मीटिंग कराई जा रही है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली। वैसे भी इंडिया अफ्रीका जो है दोनों लेवल के जो मतलब ऑफकोर्स गवर्नमेंट लेवल के ऑफिसर्स होंगे, और यूजुअली वैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक लेवल की जो मीटिंग्स होती है मुंबई में होती हैं, बट वैसे इस तरीके के कॉन्क्लेव कहीं पर भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया अफ्रीका एक दूसरे नेशन की बात कर रहे हैं और उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहाँ पर होंगे। तो न्यू दिल्ली वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका नेट 50 कूपन कोड इज स्टिल अवेलेबल, जो आप यूज कर सकते हैं वेरियस सीरीज के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम तब भी पास हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये चीज जरूर इंश्योर करनी है कि डे वाइज आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। आपके पास डे वाइज, आपके पास वीक वाइज, आपके पास मंथ वाइज अगर आपके पास शेड्यूल है तो सिर्फ बुक्स की जरूरत होती है और एक कमिटमेंट डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, जो आपको फाइनली आपके गोल तक लेकर जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका ये प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट पेड बाय अ बायर टू अ सेलर। हमें किसी चीज की बात करें जो आपको ऑप्शंस में दी गई है, जिसका मतलब है इसमें डिपॉजिट पे किया जाता है एक खरीदार के द्वारा और ये सेलर को दिया जाता है। कुछ डिपॉजिट जो है बायर सेलर को दे रहा है और ये गुड फेथ में दिया जाता है। ठीक है, बायर ये गुड फेथ में दे रहा है इन परचेजिंग अ प्रोडक्ट या फिर होम। तो बेसिकली ऐसा पैसा जो कि बायर किसको दे रहा है? सेलर को दे रहा है, ये फेथ के तौर पे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति घर खरीद रहा है तो टोकन मनी दे देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको गुडविल मनी कहा जाता है? क्या उसको बिड प्राइस कहा जाता है? क्या उसे अर्नेस्ट मनी कहा जाता है या ऑक्शन मनी कहा जाता है? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली ये जो मनी थी ये काफी सारे टेलीकॉम जायंट्स जो थे, जिसमें अभी तो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इवन अडानी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू दिस एरिया नाउ। ठीक है, तो जियो जो है अंबानी का, वोडाफोन, एयरटेल, इवन अडानी, इन्होंने भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है। इसे क्या कहा जाता है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे दिया है ताकि फ्यूचर में जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसमें इनको आसानी हो सके। अर्नेस्ट मनी रेफर्स टू डिपॉजिट जो कि बायर्स पे करते हैं टू अ सेलर, और ये गुड फेथ में किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी घर को या किसी भी दूसरी चीज को खरीदने से पहले। द मनी बाइज मोर टाइम टू द बायर। ये पैसा किस लिए दिया जाता है कि अभी जैसे मान लीजिए आप घर खरीदने जा रहे हैं, आप ए हैं, आप बी से घर खरीद रहे हैं, तो आप एक टोकन मनी जो है वो दे देते हैं, एक अर्नेस्ट मनी 1 लाख रुपीज दे देते हैं कि आप अभी इसको रखिए, एक तरीके से जो घर है वो आप मुझे को ही बेचेंगे और देन
इसके बाद आपको 1 या 2 महीने का टाइम मिल जाता है, जिसमें आप बाकी का, मान लीजिए 1 CR का घर है तो बाकी 99 लाख रुपीस आप इस पूरे टाइम में जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें आप अरेंज करके सेलर को पे करेंगे। ठीक है, सो दैट ये बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम, ताकि आप फंडिंग जो है वो यहां पर इंश्योर कर सके, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको चाहिए घर खरीदने के लिए वो यहां पर आप इंश्योर कर सके। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट। ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेट करती है, फॉरेन ट्रैवलर से रिलेट करती है, नेशनल मॉन्यूमेंट से, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। सेंटर जो है दे आर कमिंग अप विथ सम इनिशिएटिव जो कि नमस्ते स्कीम से रिलेट करता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नमस्ते स्कीम, इसका मेन टारगेट जो है जीरो सीवर डेथ। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, सुएज की वजह से, जैसे आपने सुना होगा काफी बार, कुछ लोग जो हैं जो सीवर्स होते हैं उसमें उतर कर उसकी सफाई करते हैं और काफ़ी सारी जहरीली और काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेस जो हैं वो सीवर के अंदर होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें कोई भी जो टॉलरेंस होगा वो नहीं दिखाया जाएगा। टॉलरेंस बहुत सारी दूसरी जगहों पे बेशक से सही हो, लेकिन इन चीज़ों के लिए इनटॉलरेंट होना भी ज़रूरी है कि एक भी डेथ जो है वो इस वजह से नहीं होनी चाहिए। तभी यहाँ पे सरकार ने कहा जीरो फर्टैलिटी। ठीक है, इसमें हम किसी भी तरीके की टॉलरेंस को नहीं देखेंगे। जैसे हम कहें करप्शन में भी कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर जो है वो नमस्ते स्कीम के साथ आ रहा है। मिड ऑफ अगस्त जो अगला महीना है उसके बीच में ही कहीं पे आपको यहाँ पर इसके काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं, जो स्कीम है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये ना ही प्राइमरी एजुकेशन, ना ही फॉरेन ट्रैवलर, ना ही नेशनल मॉन्यूमेंट से इसका कोई लेना देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका जो कुछ एम्स है वो दिखा देता हूँ। देखिए, एम्स में जीरो फर्टैलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, नो सैनिटेशन वर्कर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन फीसिस मैटर्स, एक्सेस टू ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑल्सो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नमस्ते स्कीम को लेकर ये पूछा गया। नमस्ते स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्कीम इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ओनली। तो कौन सी मिनिस्ट्री से इंप्लीमेंट कर रही है वो यहाँ पे नाम दिया है। एज ऑफ नाउ कोई भी सेंट्रलाइज डेटा हमारे पास वर्कर्स के लिए अवेलेबल नहीं है जो कि इस तरीके की क्लीनिंग के अंदर इन्वॉल्व है। मे बी द नमस्ते स्कीम रिप्लेसेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर। तो एक पुरानी स्कीम है जिसको ये रिप्लेस कर रहा है, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लेकर आ रही है या कोई और मंत्रालय है? क्या कोई हमारे पास डेटा, सेंट्रलाइज डेटा अवेलेबल नहीं है? देखिए, सेंट्रलाइज डेटा अवेलेबल नहीं है, ये होना चाहिए हमारे पास। प्रॉबली अब इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन क्या इसे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लेकर आ रही है? बिल्कुल ठीक है, इसे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लेकर आ रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है, ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि इसे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये भी लेकर आएगी। तो दोनों साथ में यहाँ पर कोलैबोरेट करके इसे लेकर आ रही हैं। एंड यस, ये पुरानी स्कीम को रिप्लेस करेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। तो गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसी को क्या कहा गया है? नमस्ते। क्या है नमस्ते? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये किस चीज को लेकर है? क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स को लेकर। एम्स मैंने आपको पहले से यहां पर बता दिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री हैज गॉट द टॉप पोजीशन? टॉप पोजीशन कौन सी कंट्री को मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, फ्रीडम ऑफ इंडियन पासपोर्ट होल्डर ये आपका प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग जो है वो उतनी कुछ खास नहीं है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पर देखिए, इंडिया का जो पासपोर्ट है इसको रैंक मिला है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। इट इज 87 विद एक्सेस टू 60 कंट्रीज। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस के ऊपर आप जा सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी काफ़ी जगह पर अवेलेबल है। नाउ व्हेन इट कम्स टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर यूजुअली जितने भी इंडेक्स होते हैं आप देखेंगे ज़्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो टॉप करती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज टॉप नहीं कर रही हैं। यूएस तो वैसे ही इसमें नहीं आ सकता है, लेकिन जापान एक पीसफुल कंट्री है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पिछले आई थिंक 5 सालों से कंसेक्यूटिवली जापान जो है वो इसके अंदर टॉप पोजीशन को हासिल कर रहा है। कंसेक्यूटिवली दे आर
ऑन द टॉप पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा। नाउ 192 कंट्रीज की रैंकिंग यहां पर करी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है जन समर्थ पोर्टल को लेकर पूछा गया। जन समर्थ पोर्टल किससे रिलेट करता है? लोन डिसबर्समेंट से, बैंक अकाउंट ओपन करने को लेकर, स्टार्टअप, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। जन मतलब लोग, मींस लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए लोन डिसबर्समेंट की अच्छी फैसिलिटीज, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहां पर लॉन्च किया है जन समर्थ पोर्टल, ताकि लोन एप्लीकेशन, क्योंकि क्या होता है लोग जब अपनी लोन की एप्लीकेशन को लगाते हैं तो वो लोन मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर एक पोर्टल बना दिया सरकार के द्वारा, जिससे कि ये लोन की एप्लीकेशन भी दी जा सकेगी और लोन को डिसबर्स भी किया जा सकेगा, लोन उन तक पहुंचाया भी जा सकेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओरांग नेशनल पार्क को लेकर पूछा गया, ओरांग नेशनल पार्क को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है? इट इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न साइड पे ये लोकेट करता है, हो सकता है। इसे 1985 के अंदर सेंचुरी के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी हो सकता है। एंड वन ऑफ द 4 मेजर राइनोस जो है वो यहाँ पर हैबिटेट्स है, उसमें से ये एक हैबिटेट है। तो जहां पर आपको राइनोज मिलेंगे आसाम के अंदर 4 जगहों में, उनमें से एक जगह ये भी है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अभी रिसेंटली ओरांग नेशनल पार्क न्यूज़ में था, और जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं वो आपके करंट अफेयर्स में एमसीक्यू के रूप में बनकर आ सकती है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड यहां पे लिख देता हूं, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है वो मिला है ओरांग नेशनल पार्क को एंड टाइगर रिजर्व स्टाफ को। तो तभी ओरांग नेशनल पार्क न्यूज में था। क्या ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक में लोकेट करता है? यस, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्या इसे सेंचुरी का टाइटल 1985 में दिया गया था? बिल्कुल ठीक है। क्या यहाँ पर आपको जो राइनोस है, राइनोसरस, वो मिल जाएंगे? तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए, असम के अंदर बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे वैसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और कहने के पीछे रीजन यही है क्योंकि दोनों का जो लैंडस्केप है काजीरंगा का और ओरांग का वो मिलता जुलता है। आपको दोनों जगह पे मार्शेस मिल जाएंगी, ग्रासलैंड मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्ट्रीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, और 1 हॉर्न राइनोसरस भी दोनों जगह पर मिल जाएंगे। तभी इसको, क्योंकि साइज छोटा है, अदरवाइज बिल्कुल काजीरंगा जैसा ही है, तो इसे मिनी काजीरंगा इस वजह से कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबेन इज लोकेटेड एट, कालीबेन कहां पर लोकेट करता है? पंजाब के अंदर, गुजरात, छत्तीसगढ़ या असम? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कहां पर लोकेट करता होगा। अभी रिसेंटली इस प्रदेश के जो सीएम थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया क्योंकि उन्होंने इस लोकेशन का पानी पिया और उनके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। अब देखिए, वैसे न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि सीएम कहीं पे कोई पानी पी रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम। बट हाँ, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, तभी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। एंड ये जो है लोकेशन है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो पंजाब के सीएम जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था क्योंकि यहाँ से पानी पीने के बाद उनकी तबीयत में कुछ जो चेंजेस थे वो देखे गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आसपास की रिवर जरूर देखिएगा। रावी आपको दिखाई दे रही है, सतलज आपको दिखाई दे रही है, ईस्ट बियन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड दिस इज द ब्यास रीजन। कालीबियन जो है, इसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है सिख रिलीजन के अंदर, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, बिकॉज द फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी जो थे, कहा जाता है कि उनको एनलाइटनमेंट यहीं पे मिली थी। तो गुरु नानक देव जी की एनलाइटनमेंट के लिए इस लोकेशन को माना जाता है, और प्रोबेबली यही रीजन था कि जो सीएम थे उन्होंने यहां का पानी पिया। नाउ ऐसा भी माना जाता है कि जो गुरु नानक देव जी थे वो डिसअपियर हो गए थे यहां पर पानी के अंदर, एंड 3 दिन के बाद वो दोबारा से एमर्ज हुए, और उनके बाद उन्होंने जो सिख रिलीजन को लेकर मूल मंत्र है वो यहां पर दिया था लोगों को। ठीक है, तो जो जगह है इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो तभी यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए भी हो जाती है, करंट अफेयर्स में अपीयर हुआ था तो भी इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गंगायान को लेकर है, पूछा गया। गंगायान को लेकर बताएं
कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। गंगायान न्यूज़ में था। गंगायान मिशन जो है ये एनविसर्च करता है, इसके अंदर मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगायान प्रोग्राम इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस कैपेबिलिटी। तो गंगायान जो प्रोग्राम पूरा लेकर आया गया है, इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम खुद कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो इंडिजिनस कैपेबिलिटी कितनी है, इस तरीके के प्रोग्राम्स को लेकर ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया हो सकता है। इसके अंदर 1 अनमैन्ड मिशन जाएगा और 2 मैन्ड मिशन जो है वो इसके अंदर प्लान किए गए हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है। तो एक मिशन ऐसा होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर मैन नहीं होगा, मैन विमेन बोथ। और यहाँ पे 2 मिशन ऐसे हैं जो कि लोगों के द्वारा, मतलब उसमें जो लोग हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पर। देखिए एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो इसके अंदर अनमैन्ड मिशन भी होंगे, मैन्ड मिशन भी होंगे, लेकिन नंबर बिल्कुल रिवर्स करके आपको दिया है। इसमें 2 अनमैन्ड मिशन होने वाले हैं और इसके अंदर 1 मैन्ड मिशन होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप ये फिगर आउट कर लेते, थोड़ा सा फैक्चुअल था, तो इसको भी निकाल देते, इसको भी निकाल देते, इसको, और सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाते। एक, क्योंकि 3 नंबर जो है वो इन तीनों जगह पर है और आपने तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके थ्रू हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है वो भी यहां पर दिखाएंगे। 9,000 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गंगायान को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्पेस एरिया से ये पूछा गया। एक्सपोसेट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एक्सपोसेट अभी न्यूज में था, क्या ये इसरो का मिशन है, हो सकता है। एक्सपोसेट इज डिजाइन टू स्टडी कॉस्मिक एक्सरेज। तो कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करने के लिए जो पूरा प्रोग्राम है वो लेकर आया गया है, और ये पहला, भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होने वाली है स्पेस के अंदर। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, वैसे तो अमेरिका की बात करें तो उनके पास नासा भी है, स्पेस एक्स भी है, तो प्राइवेट एजेंसीज वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इंडिया में बात करें तो अभी प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली जो मिशन होगा, चांसेस आर वेरी वेरी लाइकली, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये इसरो का ही मिशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स रे से आप एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, थोड़ा सा एसोसिएशन कर सकते थे, ठीक है। मान लीजिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं आपको कि मिशन किस चीज़ को लेकर होगा, तो उसके नाम से कई बार कुछ कुछ आइडिया लग जाता है। तो यस, एक्सरेज को स्टडी करने के लिए मिशन लेकर आया गया, लेकिन ये पहला नहीं है, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है स्पेस के अंदर। पहला कौन सा था, पहला हमारा था एस्ट्रोसेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सपोसेट भेजा जा रहा है यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सपोसेट को लेकर कुछ और न्यूज़ भी देख लेते हैं। वैसे इसमें बताओ तो इसरो का पहला सोलर मिशन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। It was आदित्य L1 मिशन, इन विच इंडियन स्पेसक्राफ्ट ने 1.5 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल किया था। वेरियस लैग्रेंजियन पॉइंट्स जो हैं सन और अर्थ के बीच में, वहां पर उन्होंने ट्रैवल किया था। इसरो काफ़ी फेमस है, आदित्य L1 के लिए भी चंद्रयान मिशन जो है वो भी इसरो ने भेजे हैं। और आपने सुना ही होगा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको भी लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पर चंद्रयान 3 जो होगा, C3 करके लिख देता हूँ, इट विल बी अ लैंडर रोवर मिशन। सॉफ्ट लैंडिंग जो है मून के ऊपर कराई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन से पहले एक बार जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप नेट 50 कूपन कोड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो आप तैयारी करें ना, उसके लिए आपके पास शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। तो डेज जितने भी एग्जाम से पहले बचे हैं, जैसे अभी अगस्त शुरू हो गया, तो अब 1 महीना और जुलाई वाला कंप्लीट हो चुका है आपका। तो शेड्यूल बनाने से क्या होगा ना, आपके पास एक आइडिया होगा कि क्या डेली, वीकली, मंथली गोल्स आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए अगर डेली गोल्स अचीव कर पा रहे हैं तो वीकली भी हो जाएंगे, वीकली से मंथली भी हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली ईयरली गोल भी आपका अचीव हो जाएगा। फाइनली जब यूपीएससी का एग्जाम आपके सामने आएगा, देन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो मेक श्योर कि अपना डेली शेड्यूल जो है, वीकली, मंथली शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, जैसे कि प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से आप बना सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपको किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। और वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वीडियोज़ ही देखने, कुछ वीडियोज़ रखिएगा उसके अंदर, कुछ स्टडी मटेरियल रखिएगा रीडिंग करने के लिए, और कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए रखिएगा, और कुछ मेंस आंसर राइटिंग रखिएगा, ठीक है। अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप इसमें जो शेड्यूल है वो जाकर देख सकते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बात कर रहा है, पुट द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस मनी। तो रेमिटेंस मनी जो है, मतलब जो किसी भी कंट्री के लोग बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, वहां से पैसा कमाकर अपने देश में पैसे को वापस भेजते हैं, वो रेमिटेंस मनी होता है। तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा भेजती है, कौन सी उससे कम, कौन सी उससे कम, यहाँ पे हमें रैंकिंग देनी है। चाइना, इंडिया और फिलीपींस का नाम लिखा है, आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पर रैंक करना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से अपनी कंट्री में भेजती है, या वहाँ के लोग अपनी कंट्री में भेजते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके से बताइएगा।
क्या इंडिया टॉप पोजीशन पे होगा, चाइना टॉप पोजीशन पे होगा, या फिलीपींस टॉप पोजीशन पे होगा? देखिए, भारतीय जो हैं उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है, एक तो आपको इंडियंस ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज मिल जाएंगे जो काम करने के लिए, सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, और क्योंकि उनकी रूट्स के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, तभी यहाँ पर 87 बिलियन डॉलर जो है ये इंडिया का इस बार का नंबर आया, जो कि टॉप रेमिटेंस अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां से भी पैसा काफी ज्यादा आता है, दूसरी कंट्री से भी आता है, और 2021 के एस्टिमेट के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा जो मिला है वो इंडिया के अंदर मिला है। तो इंडिया पहले नंबर पे है, और फिर चाइना का नंबर आता है, फिर मैक्सिको है, एंड देन फिलीपींस है। तो सबसे ज्यादा इंडिया, देन चाइना, एंड देन फिलीपींस। तो 213 रैंकिंग हो जाएगी, मींस बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिट करे गए पिछले साल, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए तो, और चाइना और मैक्सिको से बेटर हमारा यहां पर रैंक आया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि सांथल्स के बारे में पूछा गया। सांथल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है भारत के अंदर। यूजुअली सांथल लोग जो हैं वो उड़ीसा में रहते हैं, एंड उड़ीसा के अंदर सांथल्स हैव हाई लिटरेसी रेट कंपेयर टू अदर ट्राइब्स। दूसरी ट्राइब्स के कंपैरिजन में जो लिटरेसी लेवल है वो काफी ज्यादा है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस द्रौपदी मुर्मू जी, वो सांथल ट्राइब से आते हैं, महिला हैं, और पहली विमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। नाउ द विक्ट्री ऑल्सो गेव सांथल ट्राइब अ रीजन टू बी एक्सटेटिक, और यहाँ पर सांथल ट्राइब के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स जो थे वो आए थे, और इसी वजह से जो सांथल ट्राइब है ये आपके प्रीलिम्स और मीन्स, ये जो एरिया है, जो टॉपिक है, वो आपके प्रीलिम्स और मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सांथल जो है ये 2 वर्ड से बना है, सांथा एंड अल। सांथा का मतलब होता है काम, ठीक है, या पीसफुल, एंड अला मीन्स होता है मैन, मीन्स काम मैन और पीसफुल मैन। ठीक है, तो कम्युनिटी जो है वो पीसफुल कम्युनिटी है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब है, दैट इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट को देखे, उड़ीसा में रहते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, वो भी करेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसे किसके द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, WTO, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सोचिए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नीति आयोग ने रिसेंटली 2021 का जो इनोवेशन इंडेक्स है इसको अभी रिलीज किया है, और इसके अंदर अलग अलग रैंकिंग भी आई है। अगर आप देखेंगे स्टेट के अंदर, यूटीज के अंदर, अलग अलग स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स और यूटीज ने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स ने टॉप पोजीशन हासिल करी है। कर्नाटका ने टॉप पोजीशन हासिल करी है थर्ड एडिशन के अंदर इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, जो कि नीति आयोग के द्वारा लेकर आया जाता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस वो भी इसमें सहायता करता है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव टूल माना जाता है फॉर इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम। कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए भी इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हमने डिस्कस किए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। बात कर रहा है ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन को लेकर। ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन किसके द्वारा ये जो है सर्टिफिकेशन दिया जाता है? यूएन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, WTO के द्वारा, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। एक तरीके का ये वॉलेंटरी इको लेबल है फॉर बीचेस, मरीनास एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए। सर्टिफिकेशन तब दिया जाता है जब बीच काफी साफ सुथरी होती है, और इसे दिया जाता है किसके द्वारा? इसे दिया जाता है FEE के द्वारा। FEE क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। FEE के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। ब्लू फ्लैग बीच की बात करें तो 13 इंडियन बीचेस जो है उनको ये स्टेटस मिल चुका है, और ये बीचेस आपको उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, पुदुचेरी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्लीन बीचेस को ये टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट को लेकर पूछा के बताएं कौन सी स्टेटमेंट, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये अनेबल करता है अबॉर्शन को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वन डॉक्टर अप टू 20 वीक्स। 20 हफ्तों तक एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद जो अबॉर्शन है उसको अप्रूव किया जा सकता है। कुछ ही कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 20 वीक से ऊपर लेकिन 24 वीक से कम, वहां पर भी इसे अलाउ किया जा सकता है। यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए क्या आंसर हो सकता है। ओके देखिए, अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने कहा कि ये जो एक्सेप्शनल केसेस में आप 24 वीक्स का टाइम दे रहे हैं, ये सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर नहीं मिलना चाहिए, ये सभी महिलाओं को ये हक होना चाहिए उनकी बॉडी के ऊपर। ये डिमांड जो उठ रही है, इसी वजह से एमटीपी वाला जो एरिया है ये प्रीलिम्स और मींस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या यहाँ पर 20 वीक्स तक के लिए वन डॉक्टर की परमिशन चाहिए होती है? चलिए ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। देन 20 टू 24 वीक्स के लिए भी ये अप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही कैटेगरीज के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ना प्रपोजल जो है यहां पर जो डिमांड करी जा रही है वो अभी 24 वीक्स सभी महिलाओं के लिए करी जा रही है कि उन सभी के पास ये राइट होना चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बात कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मंकी पॉक्स जो है वो एक जूनोसिस है, वो एक जूनोटिक डिसीज है क्या? मे बी। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन हैज बीन डिटेक्टेड इन स्क्विरल्स। स्क्विरल्स के अंदर भी मंकी पॉक्स इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया गया है। मे बी। मंकी पॉक्स बिगिन विद अ फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक एक्स एंड एग्जॉस्शन। जो इसके बेसिकली आउटकम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज है, वो यहां पर बताया जा रहा है मंकी पॉक्स के केस में क्या क्या देखने को मिल सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। ओके नाउ द रैपिडली स्प्रेडिंग मंकी पॉक्स केसेस आपने देखा होगा, पीछे दिल्ली से भी निकल कर आया, काफी सारे स्टेट में से अभी जो केसेस है वो निकल कर आ रहे हैं। 70 कंट्री में जो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक है वो हमें न्यूज में सुनने को मिल ही रहा है। एंड अभी इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी लेबल किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट इज अ जूनोसिस, यस एक जूनोसिस है। पूछूंगा आपसे जूनोसिस क्या होता है। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन क्या स्क्वॉल्स में गिलहरी में डिटेक्ट किया गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके आउटकम्स हैं, रेपरकशंस हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट दिए। यहाँ पर फीवर से लेके हेडेक एंड एग्जॉस्शन तक आपको देखने को मिल सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर कॉटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड। कॉटन प्रोडक्शन के लिए इन तीनों में से कौन सी चीज सही है, इनमें से कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? क्या जो कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल कंडीशंस होनी चाहिए? मे बी। मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री का आपको यहाँ पे चाहिए होता है, ये भी हो सकता है। अलूवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, दिस मे बी पॉसिबल। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करेंगे इसको लेकर। देखिए जब हम क्लाइमेट और सोइल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन 2020 में भी एक बार अपीयर हुआ था, इससे पहले भी काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो जो कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन अच्छे से आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में होता हुआ दिखाई देगा। तो पहला जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है दैट इज करेक्ट। मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी करेक्ट दिया गया है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए सही माना जाता है फील्ड कंडीशन के लिए। इसके लिए वैसे ब्लैक सॉइल को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर अलूवियल सॉइल नॉर्थ में और ब्लैक सॉइल साउथ के अंदर यूज करी जाती है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलिनिटी। क्या ये जो हमारी क्रॉप है ये सैलिनिटी के हिसाब से कैसी है, सेंसिटिव है या फिर सैलिनिटी को कहीं ना कहीं टॉलरेट कर सकती है? तो इसमें कहा जाएगा कि सेमी टॉलरेंट माना जाता है इसे सैलिनिटी के लिए। जो सैलिनिटी होती है, सेलाइननेस होती है आपके पानी के अंदर या अदरवाइज, तो उसको ये एक मॉडरेट लेवल पे टॉलरेट कर सकती है। बहुत ज़्यादा होगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, वाटर लॉगिंग, जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको लेकर ये जो सेंसिटिविटी है कॉटन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इट मीन्स जो मिट्टी या फिर जो हम यहाँ पर अलूवियल या ब्लैक सॉइल को यूज कर रहे हैं वो अच्छे से ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है तो आंसर क्या होगा? इट्स अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, क्या इसे एमएसपी के अंदर कवर किया जाता है? येस और नो, क्या आंसर होगा? यस, इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एमएसपी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कॉटन को लेकर आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अभी तो 5 Fs की बात हो रही है, आपने न्यूज़ में ये आर्टिकल देखा ही होगा। 5 Fs क्या क्या है, जिसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं?
फार्म टू फाइबर, याद करिए फार्म से क्या बनेगा, फाइबर, फाइबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनेगी क्लोथिंग विच मीन्स फैशन, और लास्ट एफ क्या है, इस फैशनेबल क्लोथ को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, तो फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो ये 5 एप्स मेंस के क्वेश्चंस के अंदर आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर टेक्सटाइल को लेकर क्वेश्चन आता है या फिर स्पेसिफिकली कॉटन को लेकर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इन 5 एप्स को मेंशन कर सकते हैं और एक डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरियस स्टेटमेंट्स देकर पूछे कि बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। 1969 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 14 कमर्शियल बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया था क्या, मे बी। आरबीआई जो है इसे 1949 में नेशनलाइज किया गया क्या, ये भी पॉसिबल है। नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्राइवेटली कंट्रोल्ड कंपनीज जो है उसको टेक ओवर किया जाता है सरकार के द्वारा। 10 सेकेंड्स सोचिए। रिसेंटली बैंक नेशनलाइजेशन को लेकर आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर, वहां से इसे बनाया गया है। तो द देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब, जो इंदिरा गांधी जी थे, उनके टाइम पर हमें 14 कमर्शियल बैंक्स जो है वो नेशनलाइज होते हुए दिखाई दिए। बेसिकली जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थे उसे सरकार ने अपने हाथों में लिया और ये हुआ 1969 के अंदर 14 सच बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। फिर 1980 के अंदर 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, तो नंबर जो था वो 20 तक पहुंच चुका था। ठीक है, आरबीआई को भी 1949 में, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 के अंदर। ठीक है, और जो डेफिनेशन दी है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वंस अगेन आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेशनलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमिक एरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक कमेटी वाज फॉर्मुलेटेड ऑन, नायक कमेटी को किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, क्या एजुकेशन को लेकर बनाया गया था, स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बनाया गया था, वाटर डिस्प्यूट जो अलग अलग राज्यों के बीच में होते हैं उसको लेकर बनाया गया था, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए नायक कमेटी जो है इसे फॉर्मुलेट किया गया था बैंक्स के ऊपर। देखिए बैक टू बैक 3 क्वेश्चन जो है तीनों के आंसर डी आए हैं, और एग्जाम में भी क्या होगा, जब आप अपने बबल्स को फिल कर रहे होंगे वहां पे ABCD करके जो OMR शीट आपको दी गई होती है, तो यहाँ पे आपने डी फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने डी फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने डी फिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 या 4 क्वेश्चन के बाद यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि आपके क्वेश्चन सही भी है कि नहीं है, बट डोंट गो बाय दिस। हो सकते हैं 4 या 5 क्वेश्चन लाइन वाइज आपके कंसेक्यूटिवली डी ही हो, सी ही हो, बी ही हो या ए ही हो, उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑप्शन, जब आपको लगता है कि आपने जो ऑप्शन चूज किया दैट इज करेक्ट, तो फिर इन चीजों के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, नायक कमेटी को 2014 में बनाया गया था, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2014, और यहां पर मेन काम जो था वो बैंक्स को स्टडी करना था। अब नायक कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल कर आई, वो क्या थी, इन्होंने बताया कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको कभी पुराने टाइम में नेशनलाइज किया गया होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, मींस ऐसे लोन्स जो कि अब कोई व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने माल्या के केस में ये देखा, दूसरे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन लेकर भाग चुके हैं, इंडिया के बाहर जा चुके हैं और वो बेड डेट्स बन चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर NPA का जो अमाउंट था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, और जिसके पास NPA ज्यादा है कोई अच्छी चीज तो है नहीं। इट मीन्स उनकी बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है। इट मीन्स उन्होंने ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया। अगर चेकिंग करते, अच्छे से देखते, तो इनको पता चलता है कि इस व्यक्ति को लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये वापस ना लौटाए। ठीक है, तो यहां पर ये रिपोर्ट जो थी इसमें यही निकल कर आया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में अच्छे से काम नहीं कर रहे। तभी जो चीज 1969 में करी गई थी, मींस बैंक नेशनलाइजेशन, हम कहां से कहां आए थे, हम आए थे प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में। अभी उसका एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ICJ को लेकर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर। यहां पर आपसे पूछा गया बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ICJ एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है और ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है, जो इसकी मेन सीट है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्स ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको लेकर भी ये बातचीत करता है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या आंसर हो सकता है। यूनाइटेड नेशन के तो 6 ऑर्गन्स हैं और यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से ICJ भी एक ऑर्गन है। वैसे मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से 5 का जो कार्यालय है, द मेन सीट, द मेन हेडक्वार्टर, दैट इज इन न्यूयॉर्क, दैट इज फॉर श्योर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर वो हेडक्वार्टर लोकेट करते हैं। ICJ एक एक्सेप्शन है क्योंकि ICJ का जो हेडक्वार्टर या फिर कहा जाए कि सीट है, इट इज इन, ये कहां पर है,
ये हेग के अंदर है, और हेग कहां पर है? नेदरलैंड के अंदर है। ठीक है। सो आईसीजे जुडिशियल ऑर्गन है क्या? यूएन का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सीट न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसका फंक्शन दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्प्यूट्स जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में होते हैं उसको सुलझाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोर्ट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? 15 जजेस आपको यहां पर दिखाई देंगे, जिनका टेन्योर जो है, जो इनका पूरा कार्य का टाइम होता है वो 9 ईयर्स का रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 9 ईयर्स का। और ये यूएनजीए जो है इनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इसके अंदर रोल रहता है। अब इसके अंदर कोर्ट के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड फ्रेंच भी इसके अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करी जाती है। ठीक है, दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज कंसर्निंग ज्योग्राफी। भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर आपसे पूछा गया कि 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, बताइए इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, नेशनल पार्क को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ये इंडिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है क्या? क्या ये भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम है? हो सकता है। नेशनल पार्क इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स, इसमें आपको काफी सारे क्रीक्स और कैनाल्स का नेटवर्क दिखाई देगा, हो सकता है। इट्स होम टू द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एंडेंजर्ड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो नमकीन पानी के क्रोकोडाइल्स होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा, उनका सबसे बड़ा झुंड जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यू हैव 10 सेकेंड्स इन योर हैंड, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। एक वैसे मैंने आपको चीज बता रखी है कि जब भी ऑल, ओनली या कोई भी एक्सट्रीम चीज आ जाती है कि दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज द लार्जेस्ट वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे पहला है, तो देखिए एक्सट्रीम केसेस में 80-20 रूल आपका अप्लाई हो जाता है। मींस 80% चांसेस हैं, जब आप ऑल, ओनली इस तरीके के वर्ड्स भी देखते हैं, कि 80% चांसेस है वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, 20% चांसेस है वो ठीक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शंस भी देखी गई हैं, बट हाँ वहां पर 80-20 रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में यूज करिएगा। भितरकनिका, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम, क्या भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम है? अब लार्जेस्ट काफी एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट, ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इजी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ इससे ये तो पक्का हो गया कि पहले वाली स्टेटमेंट गलत है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आप ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 1 दिया है, और ऑल ऑफ द अबव में तो 1 होगा ही होगा, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? सी। थोड़ा सा वेट करिए। देखिए नेशनल पार्क जो है इसमें आपको क्रीक्स और कैनाल्स दिखाई देंगी, बिल्कुल दिखाई देंगी, और यहां पर आपको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां पर सी भी आपका आंसर नहीं आ सकता है। अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में 2 और 3 लिखा है, इट वाज अ कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो इस केस में आपको +2 मिलेगा, 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर योर कॉन्फिडेंस फॉर फिगरिंग आउट कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। रोज रोज ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10-15 दिन में एक आधी बार आएगा, सो उसमें आपको एक्सेल करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आंसर दे ही देता हूँ। देखिए मैनग्रोव जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है, जब हम जो सुंदरबन है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है मैनग्रोव्स का, तो सुंदरबन जो है वो आपका टॉप पोजीशन पे है, एंड भितरकनिका जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? 2 और 3, जो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका गारीमाथा मरीन सेंचुरी भी है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो नेट 50 कूपन कोड है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन द टॉप मोस्ट सीरीज, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ डे वाइज तैयारी जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है उसी तरीके से करिएगा, अपना शेड्यूल रेडी करिएगा, और फिर आपका जो डे वाइज प्रिपरेशन है, जो डे वाइज शेड्यूल बनाया वो आपको टिक करते जाना है कि हाँ ये मुझे आज कवर करना था, ये मेरा हो गया डे 1 में, डे 2 में मुझे 5 चीजें कवर करनी थी, हो गई। तो उस तरीके से वीकली और मंथली बेसिस पे अपने शेड्यूल को रेडी रखिएगा और उसको कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, डेली शेड्यूल कंप्लीट होंगे तो वीकली अपने आप हो जाएंगे, वीकली शेड्यूल कंप्लीट होंगे आपके तो मंथली अपने आप हो जाएंगे, मंथली शेड्यूल कंप्लीट होंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आपका लार्जली कंप्लीट हो जाएगा। और जितना ज्यादा एरिया आप कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा आपको जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एंड उतना ही आपके फेवर में रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ईपीआई? ईपीआई के अंदर भारत का रैंक क्या है? 150, 160, 170 और 180। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते डिस्कशन। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट हाँ पीसीएस में कई बार पूछ लिया जाता है। मैं यूपीएससी के लिए भी कह सकता हूँ कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पूछने को पूछ भी सकते हैं। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत ने इस रैंकिंग को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि ईपीआई ने 180 कंट्रीज को रैंक किया और
इंडिया को कहां रखा गया? इंडिया को रखा गया 180th पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो या अदरवाइज गवर्नमेंट हो, उन्होंने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि जो आपने इंडिकेटर्स यूज किए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी नीचे हमें आकर रख दिए। यूजुअली आपको इंडिया का रैंक बुरा जरूर दिखाई देता है। अगर 150 कंट्री को रैंक कर रहे हैं तो हम 120 नंबर पे होंगे, 130 पे होंगे, कभी भी लास्ट पे नहीं होते हैं। लेकिन आयरोनिकली यहां पर लास्ट पोजीशन पे रखा गया, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा इट इज लाइक हार्ड टू बिलीव, तभी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बट यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, कई बार इस तरीके की चीजें भी पूछ लेती है, ठीक है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने पेपर बनाया जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, तो हो सकता है वो इस क्वेश्चन को जानबूझकर डाले, ठीक है। ईपीआई 2022 जो है रिलीज किया गया है और इंडिया को बॉटम 5 कंट्रीज के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम रखा गया है। इवन पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसी कंट्री जहां पर पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई, जहां पर एनवायरमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं है, उनका रैंक भी हमसे बेहतर यहां पर निकल कर आया। तो आंसर तो यहां पर डी हो जाएगा, लेकिन रैंकिंग देख लीजिए जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, इस रैंकिंग को भी आप क्रिटिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। जब आप मेंस के अंदर आंसर लिख रहे होंगे जिसमें आपने 4 चीजें अच्छी लिखी, डेफिनेटली आंसर को बैलेंस करना है, तो कुछ 2 चीजें क्रिटिसाइज करते हुए भी लिखोगे, तो वहां पर चाहे तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं इंडिकेटर्स जो है, इसमें हमारी रैंकिंग जो है 170s में ही आपको दिखाई दे रही है ज्यादातर, ठीक है। एक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने 151 जो है वो यहां पर अचीव किया, प्रॉबेबली वो भी जो रिसेंटली आपका हरा और ब्लू कलर का जो बाइफर्केशन किया गया, जिसके थ्रू जो आपका वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, बहुत जगह पे तो उसको भी फॉलो नहीं किया जाता। हो सकता है उस चीज़ के लिए यहाँ पे रैंकिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुई हो। अब बात आती है कि ये लेकर कौन आया, किसके दिमाग में इस तरीके की बात है कि इंडिया को लास्ट में रखना है ताकि हम पर प्रेशर बनाया जा सके। तो ईपीआई जो है एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है एनवायरमेंटल, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और इसे ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से आ रहा है, 2002 से इसे लेकर आया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर और देयर इज वन यूनिवर्सिटी दैट इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर, इनके साथ मिलकर इस रैंकिंग को लेकर आता है, ठीक है। तो 20 साल हो चुके हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये इंडिकेटर्स को बीच बीच में मॉडिफाई भी किया जाता है। भारत का ये कहना है कि ये जो इंडिकेटर्स है आपने इसमें काफी ज्यादा अजम्पशन यूज करी है, तो ये जो डेटा आपको दे रहा है ये सही नहीं है इंडिया को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। कलेक्शन ऑफ रेंट, जब रेंट को कलेक्ट किया जाता है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए। रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड द कलेक्शन ऑफ रेंट, ये किस एरिया के अंदर आता है? चलिए, सो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आजकल काफी ज्यादा बातें हो रही हैं इस चीज को चेंज करने को लेकर, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आपने देखी होंगी, नोएडा को लेकर भी पीछे एक न्यूज थी। वैसे इसके कुछ बेसिक जो प्रोविजंस है वो यहां पर दिए हुए हैं कि जो टेनेंट है उसको रिटर्न में आपको देना पड़ेगा 3 मंथ नोटिस बिफोर रिवीजन ऑफ द रेंट। रेंट को रिवाइज करने से पहले लैंडलॉर्ड को अगर जगह को विजिट करना है तो 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा। टेनेंट कैन नॉट बी एविक्टेड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन होता है तो उसे निकाला नहीं जा सकता है। और अगर वो घर खाली नहीं कर रहा है तो किराए को आप डबल और 4 गुना भी कर सकते हो, और इवेंचुअली फिर पुलिस एक्शन लेकर वहां पे तो एविक्शन कराई जाती है। सारी बेसिक चीजें इसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सांथाल्स को लेकर है, पूछा गया सांथाल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सांथाल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज अभी जो प्रेसिडेंट हमारे आए हैं शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, और वो सांथाल कम्युनिटी से ही आते हैं। और जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच भी दी थी वहां पर भी उन्होंने 4 अलग अलग ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में बात करी थी। उन 4 ट्राइबल रिबेलियंस को तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नाउ अब आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सीड्स ऑफ द रिबेलियन। जब हम सांथाल रिबेलियन की बात करते हैं, सीड्स ऑफ द रिबेलियन 1832 में ही डाल दिए गए थे, हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमिने को जो है ये कोई रीजन बनाया था क्या, हो सकता है। ब्रिटिश डिफीटेड द सांथल्स यूजिंग मॉडर्न फायर आर्म्स इन विच बोथ सिद्धू एंड कानू डाइड। सिद्धू कानू लीडर्स थे सांथल्स के, क्या दोनों की डेथ हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया था? 10 सेकेंड्स, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए, तो यहां पे दमने को जो थी लैंड थी, इसे लैंड ऑफ सांथल्स भी कहा जाता है। द लैंड वाज गिवन बाय द ब्रिटिश। क्या हुआ था, काफी बड़ा एरिया ट्राइबल्स के पास था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस काफी बड़े एरिया में से, मान लीजिए दिस इज द बिगर प्लेस, एक छोटा सा एरिया, और इसको दमने को कहा गया या फिर सिंपली दमिन भी कहा जाता है इसे। इतनी लैंड जो थी वो सांथल्स को दी और कहा कि आप जो भी करोगे इसी लैंड पे करोगे, जो एग्रीकल्चर करना है आपको या कोई दूसरी एक्टिविटी करनी है वो इसी पे रहकर करोगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको फॉरफिट करना चाहते थे और नहीं चाहते थे किसी भी लोकल व्यक्ति का वहां पर इंटरफेरेंस हो। ठीक है, ये सब चीजें 1832 में करी गई थी। ये जो लैंड डिमार्केट करी गई थी ये भी उसी टाइम पर आई थी।
ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी आपकी ठीक हो जाती है। अब डेफिनेटली जो ट्राइबल लोग थे उनको ये चीज समझ में आ रही थी कि एक तो हमारी लैंड काफी कम कर दी, दूसरा जो लैंड दी भी गई है वहां पर भी काफी ज्यादा अमाउंट में टैक्सेशन अंग्रेजों के द्वारा लगाया जा रहा है। दैट वाज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से सांथल रिबेलियन किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, फायर आर्म्स थे, इसी वजह से काफी सारे लीडर्स को यहां पर मार दिया जाता है। ठीक है, यहां पे जो सीधू एंड कानू की बात यहां पर करी जा रही है, ये आप हिस्ट्री की बुक्स, कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए, वहां पर भी आपको ये सीधू और कानू दो नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर जो चीज मिसिंग होती है वो ये है कि इनका पूरा नाम था कानू मुर्मू। ठीक है, एक दूसरे लीडर थे जिनका नाम था चांद मुर्मू, एक और नाम था, एक और लीडर थे भाईरा मुर्मू एंड सीधो मुर्मू। ठीक है, तो सीधो और कानो मुर्मू थे। ठीक है, रिवोल्ट इनके द्वारा शुरू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, उनके रेवेन्यू ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, जमींदारों के अगेंस्ट में, करप्ट मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में। करेक्ट आंसर क्या होगा? सारी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बात कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देके पूछी गई है, इसमें से करेक्ट है। द 1817 पाइकर रिबेलियन इन झारखंड इज रेफर टू एज ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या पाइकर रिबेलियन को पहली इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर माना जाता है? पाइकर्स वर मिलिट्री क्लास रिक्रूटेड बाय द किंग्स। किंग्स के द्वारा ये जो मिलिट्री क्लास है इनको डेप्यूट किया गया था। 10 सेकेंड्स। पाइकों को लेकर क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने सांथल रिबेलियन को लेकर भी बात करी, उन्होंने जो पाइकर रिबेलियन है इसको लेकर भी बात करी। 1817 के अंदर पाइकर रिबेलियन हुआ था, बिल्कुल ठीक है। क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मानी जाती है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट वाज इन उड़ीसा। सिर्फ एक वर्ड की वजह से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो इट वाज इन उड़ीसा। ठीक है, ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाता है। पाइकर्स जो थी मिलिट्री क्लास थी जिसे कि तब के राजा के द्वारा डेप्यूट किया गया था, आगे जाके अंग्रेजों ने भी इसी चीज को कंटिन्यू रखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो ब्रिटिश जो थे दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट फॉर पाइकर्स, जो कि एक मिलिट्री क्लास मानी जाती थी। वो अपनी मार्शल सर्विसेज दिया करते थे, वो अपनी सर्विसेज दिया करते थे। इन रिटर्न उनको रेंट फ्री लैंड मिल जाया करती थी, उनको टाइटल्स मिल जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी जीविका जो है उसको अर्न किया करते थे। लेकिन आगे जाकर पाइकर रिबेलियन किया जाता है। पाइकर रिबेलियन के लीडर का नाम भी बता देता हूं, जगबंधु विद्याधर। ठीक है, इसके बारे में और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसको प्लीज देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धो भगत वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन। बुद्धो भगत जो थे वो कौन से रिबेलियन के लीडर थे? क्या वो मुंडा रिबेलियन के थे, कोल, सांथल, भील? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। जितने भी ये रिबेलियंस हुए जो ट्राइबल लोगों के द्वारा करे गए, उसमें लार्जली 3 जेस को रीजन माना जाता है। 3 जेस में क्या होगा? फर्स्ट जेस जल, दूसरा क्या है? जंगल, एंड थर्ड वन इज जमीन। तो इन 3 जे को लेकर लड़ाई होती थी जिसमें ट्राइबल्स अपना हक इनके ऊपर दिखाते थे, ऑफकोर्स क्योंकि ये 3 चीजें उन्हीं को बिलोंग करती थी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। लेकिन अंग्रेजों ने जब से इन्वेजन किया तो यहां पर जो भी रिसोर्सेज ट्राइबल लोगों के थे उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। नाउ यहां पे इसी वजह से डिस्कॉन्टेंट हो रहा था और यहां पर बुद्धो भगत जो थे वो कोल म्यूटिनी को हेड कर रहे थे। देखिए 1831 में जो कोल म्यूटिनी है, कोल रिबेलियन, एंड 1832 में लारका रिबेलियन, अलग अलग रिबेलियंस को इन्होंने लीड किया था। वैसे कोल के अंदर बुद्धो भगत थे, एक जोआ भगत भी थे, वो भी इनके साथ थे। ठीक है, एंड मदारा महातो भी इनके साथ थे। करेक्ट आंसर वैसे यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए